पिछले वीडियो में बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी शेयर करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना फिज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट या फिर कह लो कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताया जाए। सी फिज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मैंने ऑल थ्रू ईयर ये जो चीज़ नोटिस करी है वो यही है कि फिज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो यहाँ पे बात ये आती है कि हमारे फिज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट अ फर्दर डिले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृति एंड इस साल मैंने नीट 2025 क्लियर किया है अलॉन्ग विद गेटिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों पे काम करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट नोट्स। फिज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री को एस करने का बेस्ट तरीका होता है शॉर्ट नोट्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। कुछ लोग चैप्टर चलते के टाइम पे ही शॉर्ट नोट्स बनाते रहते हैं। जितना टीचर ने पढ़ाया उतने का शॉर्ट नोट्स बना लिया। क्या ये चीज़ इफेक्टिव है? वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि ये चीज़ इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर डेली शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उनके शॉर्ट नोट्स बहुत बड़े हो जाते हैं। याद रखिए, किसी भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मैक्स टू मैक्स 2 पेज के होने चाहिए। एंड शॉर्ट नोट्स में कभी भी आपको बहुत बोल्ड या फिर बहुत बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग में नहीं लिखना है, हमेशा छोटा छोटा लिखना है ताकि कम स्पेस में ज़्यादा फॉर्मूलेज एंड ज़्यादा कंसेप्ट आप वहाँ पे कंपाइल कर सकें। बात यहाँ पे ये आती है कि नीट एस्पिरेंट्स को शॉर्ट नोट्स जो है बनाने का तरीका क्या यूज़ करना चाहिए। क्या हमें डेली बेसिस में शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब बनाना चाहिए या फिर जब हम फुल सिलेबस टेस्ट देंगे हमें तब बनाना चाहिए। देखो, लास्ट वाला तो भूल ही जाओ। फुल सिलेबस टेस्ट के पहले अगर शॉर्ट नोट्स बनाने जाओगे तो फुल सिलेबस टेस्ट के लिए पढ़ोगे कब? इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स थ्रू आउट द ईयर ही बनाते हुए चलना है। मैंने जो चीज़ पर्सनली देखी है, जिन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मैंने थ्रू आउट द ईयर बनाए थे उन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मैंने सिलेबस के कंप्लीशन के टाइम पे चेंज करे, यानी कि उनको बदला। क्यों बदला? क्योंकि मैंने उन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को चैप्टर चलते टाइम बनाया था, इसलिए मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे वो काफ़ी बड़े थे, काफ़ी घने थे। सिंस ये मेरा पहला ही साल था नीट प्रिपरेशन में, ये मिस्टेक मैंने कर ही दी, लेकिन मैं आपको ये मिस्टेक करने नहीं दूँगी। यानी इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, जब तक कोई चैप्टर ख़त्म ना हो जाए एंड आप उसका एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट ना दे दो या फिर एक प्रैक्टिस पेपर ना दे दो, तब तक आपको उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी, चैप्टर को आपके टीचर ने अच्छे से पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया तो आपको भी समझ में आएगा कि उस चैप्टर में पढ़ने लायक कौन कौन सी चीज़ें थी। दूसरी बात, जब आप कोई मॉक टेस्ट या कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि उस चैप्टर में याद करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। इन सब चीज़ों को एज एन एक्सपीरियंस बैक ऑफ द माइंड में रखने के बाद जब आप शॉर्ट नोट्स पढ़ाएंगे तो आपके शॉर्ट नोट्स बिल्कुल क्रिस्प, शॉर्ट एंड आपके लिए बिल्कुल इफेक्टिव बनने वाले हैं। सो इसीलिए व्हाट आई रिकमेंड इज फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स तभी बनाए जब चैप्टर आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए एंड ऑल्सो आपने उसका मिनिमम एक मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व किया हो। ऑल्सो साल भर शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। साल के एंड में, सिलेबस के एंड में जब आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे आपको परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी शॉर्ट नोट्स के लिए। अगर आपके शॉर्ट नोट्स पहले से प्रिपेयर्ड होंगे, जो कि मैंने भी किया था सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे, जिन चैप्टर की मैं शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर रही थी वो चैप्टर्स कहीं ना कहीं मेरे लिए एंग्जाइटी एंड प्रेशर का रीज़न बने, लेकिन जिन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मैंने पहले से रेडी करके रखा था वो चैप्टर्स पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रिस्प थे एंड उनको रिवाइज़ करने में भी बहुत कम टाइम लग रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है मार्क योर क्वेश्चंस को मार्क करते रहना। अब कौन से क्वेश्चन को मार्क करना है, कब मार्क करना है, कैसे मार्क करना है। लेट्स एग्जाम्पल, आपको आपके टीचर ने आज क्लास में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया एंड उसके 10 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए। उन 10 क्वेश्चंस में आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए लेकिन 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बने। तो अब आपको क्या करना है, आपको उन 2 क्वेश्चंस को मार्क करके रख लेना है। कब के लिए? बाद के लिए। बाद कब आएगा? फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट, मेजर्स, माइनर्स, हर टेस्ट में काम आते हैं मार्क करे हुए क्वेश्चंस। साल के एंड में जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी मैंने फेस करी थी वो यही कि मैंने कुछ चैप्टर्स में क्वेश्चंस को मार्क नहीं किया था। कुछ चैप्टर्स में मैंने मार्क किया था क्योंकि दिमाग में आ गया था कि हाँ, क्वेश्चंस मार्क करते हुए चलना है इन फिज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री, लेकिन इनिशियली ये चीज़ नहीं पता थी।
उसकी वजह से क्या हुआ, जिन चैप्टर्स में क्वेश्चन मार्क नहीं करे थे उस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को, वो भी आखिरी के टाइम पे, यानी कि फुल सिलेबस के टाइम पे उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना पड़ा और फिर क्वेश्चंस मार्क करके फिर उसको रिवीजन के लिए रखना पड़ा। काम बिल्कुल डबल हो गया। इसकी बजाय अगर आप ऑल थ्रू ईयर जो भी चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं उनके वीक क्वेश्चंस को अगर आप ऑल थ्रू ईयर मार्क करते जाते हैं तो ट्रस्ट मी आखिरी के टाइम पे आपको वो क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिमाइंडर जो मैं देना चाहती हूँ, कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, एंड ये मुझे भी लगता था। क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये करना टाइम वेस्ट होता है। आप भी ये चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप काम माइंड के साथ फोकस होके उसी चैप्टर को सॉल्व करेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि आपके वही क्वेश्चंस इस बार गलत होंगे जो आपके पिछली बार गलत हुए थे। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके गलत होने वाले हैं वो वही पुराने क्वेश्चन होंगे। कुछ रियली गलत होंगे नए वाले क्वेश्चन, और वो भी केवल सिली मिस्टेक होगी। यानी कि ये गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें, रैदर दैन आप ऑल थ्रू ईयर जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके मॉड्यूल्स में, आपकी कोचिंग की बुकलेट्स में, आपके नोट्स में जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपको वीक लगते हैं, जो आपसे नहीं बनते हैं, उन्हें आप पहले से ही मार्क करते रहिए, सो दैट जब आपका फाइनल एग्ज़ाम वहाँ पे मतलब जब आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट हो तो आप रिवीजन के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व ना करें, केवल अपने वीक क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हुए चलें। हर चैप्टर में कितने क्वेश्चंस वीक है वेरी करता है, और वही डिसाइड करेगा कि लास्ट के टाइम पे हमें किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। इसलिए क्वेश्चंस को मार्क करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपनी तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की। नाउ द स्ट्रैटेजी नंबर 3 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन फिर भी हम इग्नोर करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन नई वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप एक ही वैरायटी के क्वेश्चन को इतनी बार सॉल्व कर लें कि अगर नेक्स्ट टाइम उस वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपसे वो क्वेश्चन बने। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, प्रैक्टिस में किस तरीके का बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहले प्रैक्टिस में आने चाहिए 3 टाइप के, यानी 3 वैरायटी के क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। पहले वो टाइप के क्वेश्चंस जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे हैं, दूसरे वो क्वेश्चंस जो आपने देखे तो हैं बट आपसे बनते नहीं हैं, एंड तीसरे वो क्वेश्चंस जिनके कंसेप्ट तो आपको बनते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग भी हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग हैं। यानी कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस एंड अननोन क्वेश्चंस का एक अच्छा ग्रुप आपको मिलना चाहिए इन योर प्रैक्टिस सेशन। जब भी आप प्रैक्टिस करें ध्यान रखें हमें न्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज नीट में न्यू क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें आपको डील करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन के पीछे का पैटर्न सिमिलर होगा, बट अगर मैं नीट 2025 की बात करूँ सबसे अलग पेपर था, एंड जो चीज़ मैंने वहाँ पे नोटिस करी वो यही है कि जीतेगा वही जिसने अलग अलग वैरायटी के नए नए क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस करे हैं। सो यस, आपको न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ओल्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, और वहीं PYQs भी प्रैक्टिस करने हैं। ध्यान रखना है कि हम प्रैक्टिस में हर टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करें, चाहे वो PYQs हो, टफ क्वेश्चंस हो, चैलेंजिंग क्वेश्चंस हो एंड न्यू क्वेश्चंस हो। जितने मिक्स्ड एंड बैलेंस्ड वे में आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको नीट में मिलेगा। एंड ये चीज़ मैं ईजिली कह सकती हूँ क्योंकि मैंने नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया है, एंड मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे PYQ से भी क्वेश्चंस थे, अननोन क्वेश्चंस भी थे एंड टफ क्वेश्चंस भी थे। ट्रस्ट मी, टफ क्वेश्चंस, PYQ बेस्ड क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में मिलने वाले हैं, और वो भी हर सब्जेक्ट में। मुझे पता है नीट 2025 डिफ़िकल्ट था, फिज़िक्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम PYQs एंड ईजी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करें। उन्हें सॉल्व करेंगे तभी तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद आप जितनी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। लेट मी कंक्लूड फॉर यू, सबसे इंक्लूड दिस फॉर यू ताकि आप फटाफट इस वीडियो का कंक्लूजन अपने दिमाग में फिट कर सकें। सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ऑल थ्रू ईयर। दूसरा कंक्लूजन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से बिल्कुल भी नहीं भागना है। एंड तीसरा कंक्लूजन ये निकल के आता है, आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नोट्स में, मॉड्यूल्स में, NCERT में, आपको उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखना है, सो दैट आपको लास्ट में वो क्वेश्चंस हेल्प करें। सो दैट वाज ऑल बाय माय साइड।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नाउ हियर इज़ द थिंग, आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको फिजिक्स एंड फिजिकल स्ट्रैटेजी में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, बट इसी तरीके से मैंने बायोलॉजी में एक्टिव रिकॉल एंड पैसिव रिकॉल दोनों टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है। तो आपको जिस भी तरीके से पढ़ना पसंद है मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप दोनों वीडियोस देखें। इससे आपको भी क्लियर हो पाएगा कि आपको कौन सा मेथड बेटर लगता है एंड जो मेथड बेटर लगे आप उसे ज़रूर ट्राई करना। सो यहाँ दोनों वीडियोस आपको रिकमेंड हो जाएंगी। तो भाई बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बायोलॉजी 50% वेटेज रखता है। सो वीडियो को देख लेना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।